तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है बॉलीवुड की बात में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं 2016 में आई मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म टीन को। इस फिल्म की शुरुआत थोड़ी आपको धीमी जरूर लगी, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा क्योंकि क्लाइमैक्स आते आते इतना ज्यादा सस्पेंस पैदा होगा कि वो आपको चुका के रख देगा। तो अंत तक बने रहिए। अब मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम जॉन नाम के 70 साल के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि हर रोज पुलिस स्टेशन जाया करता है। दरअसल 8 साल पहले उसकी पोती एंजेला को किसी ने किडनैप करा और फिर उसे मार डाला, लेकिन अपराधी कौन ये आज तक पता नहीं लग पाया। पुलिस वालों ने तो हार मान ली थी, पर इतने साल बीतने के बाद भी जॉन ने हार नहीं मानी और उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद अपराधी का कुछ पता चल जाए। पुलिस ऑफिसर सरिता उन्हें समझाकर भेजती है कि अगर कुछ पता चलेगा तो मैं आपको तुरंत बता दूंगी। जॉन की पत्नी नैन्सी बीमार थी और व्हीलचेयर के सहारे चलती थी और वह चाहती थी कि जॉन सब कुछ भूलकर आगे बढ़े और जो बची कुछ जिंदगी है खुशी से जिए। जॉन के दिमाग में उन सब बातों के अलावा कुछ चलता ही रह नहीं था। एंजेला के पिता पीटर एंजेला की मौत का जिम्मेदार जॉन को ही मानते थे और उनके रिश्ते में भी खटास आ चुकी थी। मार्टिन ने ही एंजेला के केस की तहकीकात की थी और पूरी जान लगा दी थी केस को सुलझाने में, पर वो केस सोल्व ना कर पाया। अपनी नाकामी के गिल्ट में आकर उसने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी और पादरी बन गया। जॉन उससे मिलने की कोशिश किया करता था क्योंकि पूरे केस की जानकारी उसी के पास थी और वही था जो उसकी मदद कर सकता था, पर मार्टिन हमेशा उससे दूर भागता था क्योंकि वो जानता था कि अब खुश नहीं हो सकता। जो होना था वो हो चुका। जॉन हर रोज एक रिकॉर्डिंग सुनता था जिसमें एंजेला की आवाज थी कि दादू मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। उस दिन मुझे दूसरा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था। हुआ ये था कि एंजेला को किसी ने स्कूल से घर आते समय अगवा किया। उस शख्स ने हुडी पहनी थी और काली रंग की वैन से आया था। ऐसा नहीं था कि मार्टिन को जॉन के दुख का एहसास ही ना हो, उसे भी नींद नहीं आती थी यह सोच सोच के कि वो उस बच्ची को नहीं बचा पाया। जॉन को बाजार में एक बच्ची दिखाई पड़ती है जिसने एक टोपी पहनी थी जो कि एंजेला की थी। वो बच्ची गूंगी बहरी थी और लिटिल फ्लावर नाम के अनाथालय में रहती थी। वहां के कर्मचारी को घूस देके उसे पता चला कि वो टोपी दान में मिली थी इमाम बारा से। उस बच्ची को एहसास होता है कि वो टोपी अंकल के लिए बहुत कीमती है, तो वो खुद ही उन्हें दे देती है। मार्टिन ने सोचा था कि जॉन को समझाएगा, तो इस बार जब जॉन मिलने आया तो वो उससे मिलता है। जॉन उसे टोपी दिखाते हुए कहता है कि यह टोपी एंजेला की है और अपहरण के समय यही टोपी उसने पहन रखी थी, जो कि मुझे 8 साल बाद मिली इमाम बारा से। यह टोपी दान दी गई थी, तो हमें इस चीज को फॉलो करना चाहिए, हमें अपराधी जरूर मिलेगा। जॉन की तसल्ली के लिए मार्टिन उसके साथ इमाम बारा जाता है, तो वहां से पता चलता है कि उन्हें जमीन में गड़ा एक बॉक्स मिला था जिसमें काफी सारा सामान था, जिसमें कि ये टोपी भी थी। मार्टिन जॉन को यही सलाह देता है कि चढ़ जाना शुरू कर दो, अपने जख्मों को खरीदने के बजाय उन्हें भरने की कोशिश करो। अब हम देखते हैं कि रनी नाम का एक बच्चा किडनैप हो जाता है और किडनैप करने वाला इंसान वही था जिसने एंजेला को किडनैप किया था। मतलब 8 साल बाद वो फिर से वापस आ गया। अब इस केस की तहकीकात करने आती है पुलिस ऑफिसर सरिता। तो रनी के दादाजी मनोहर बताते हैं कि मुझे किसी का फोन आया कि अगर रोनी को जिंदा चाहते हो तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। रोनी की मां नीता का रो रो कर बुरा हाल था। पिता आर्मी में थे तो सब तुरंत सब कुछ छोड़कर नहीं आ सकते थे। अपहरण करने का पैटर्न ठीक वैसा ही था जैसे 8 साल पहले हुआ था। तो सरिता मार्टिन के पास जाती है विनती करने कि वो इस केस को सॉल्व करने में मदद करे। जॉन फिर से गया था इमाम बारा इस उम्मीद में कि शायद कुछ और मिल जाए, तो उसे मिलता है एक पेन जो कि वो भी उसी बक्से में मिला था। मनोहर कहीं गायब हो गया था और नीता की तबीयत बिगड़ गई थी। तो सरिता सोचती है अगर अपहरणकर्ता का फोन आया तो वो खुद ही नेता बनकर बात कर लेगी। मनोहर जहां बैठा था वहां उसे एक फोन मिला जो कि किडनैपर ने रखा था। फोन पे रनी था जो कि चिल्ला रहा था दादू हेल्प, और फिर फोन कट जाता है। किडनैपर का घर पर फोन आता है जिसे पता चल गया था कि पुलिस आ चुकी है, पर यह नहीं पता था कि नीता नहीं पुलिस ऑफिसर सरिता बात कर रही है। वो अगली सुबह तक 20 लाख देने की मांग करता है। जॉन को पेन में एक लोगो बना मिलता है। तो नैन्सी बताती है कि जब तुम पीटर के लिए जमीन खरीद रहे थे तो उसके कागजात में कुछ ऐसा ही लोगो छपा था। सरिता को उस फोन बूथ के बारे में पता चलता है जहां से कॉल आया था, तो उसकी अच्छे से जांच की जाती है। उन्हें वहां एक सीक्रेट बर्ड मिलता है। प्रॉपर्टी डीलर से पता चलता है कि वो लोग लैंड मेजरमेंट ऑफिस का लोगो है। मार्टिन को एक बात खटक रही थी कि फिरौती के समय
जब कॉल आया तो बैकग्राउंड में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर था, लेकिन जहाँ पीसीओ है वहाँ तो कोई ट्रैफिक ही नहीं। लैंड मेजरमेंट ऑफिस से पता चला कि 8-9 साल पहले एक बड़े बिल्डर ने ये पेन ऑफिस में सभी को दिए थे गिफ्ट के तौर पे। जॉन को उस समय के एम्प्लॉय रिकॉर्ड चाहिए थे, पर बिना पुलिस के उसे कोई देने से रहा। घूस के तौर पर उसने अपनी स्कूटी देकर एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स निकलवा लिए। वो इस रिकॉर्ड में से कुछ नाम का एक कागज में लिखता है और मार्टिन को देते हुए कहता है कि इनमें से किसी के बारे में कुछ पता हो तो मुझे बताना। लैंड मेजरमेंट ऑफिस में सभी को पता था कि मैं जमीन लेने वाला हूं और मेरे पास पैसे हैं। उस हादसे के तुरंत बाद कुछ लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। यह उन्हीं के नाम है। मार्टिन उस कागज और जॉन की बात पर बिल्कुल भी ध्यान दिए बिना अपने में व्यस्त हो जाता है। अब किडनैपर फोन करके कहता है कि 3 मिनट में एक कचरे वाली गाड़ी घर के सामने से जाएगी, उसमें रनी के जिंदा होने का सबूत है। जब एंजेला किडनैप हुई थी तो ठीक इसी तरह से पहले भी उसने ऐसा ही किया था। जॉन को कचरे में एंजेला का बैग मिला और बैग के अंदर से एंजेला की एक फोटो। सेम उसी तरह सरिता को भी कचरे में रोनी की एक फोटो मिली। इस हरकत से पूरी तरह से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये है वही किडनैपर है। सरिता पूछती है कि इसके बाद क्या हुआ था, तो मार्टिन बताता है कि उसने स्टेशन में बुलाया था पैसे देने, तो हमने पैसों का इंतजाम करके जॉन को वहां भेजा। एंजेला की मां नहीं थी और पीटर विदेश में नौकरी करता था। एंजेला को जॉन और नैन्सी ही संभालते थे। जब वो किडनैप हुई तो जॉन ने पीटर को यह बात नहीं बताई, यह सोचकर कि जब वो वापस आएगा तब बताएगा। जॉन रेलवे स्टेशन पहुंचकर एक खंबे के पास बैग रख देता है। एक ट्रेन आके रुकती है और उसमें से खूब सारे फौजी बाहर निकलते हैं। उस भीड़ में किडनैपर पर, जो कि फौजी के भेष में था, बैग की अदला बदली करके वहां से निकल जाता है और मार्टिन उसे पकड़ नहीं पाता। अब वर्तमान में किडनैपर एक पार्सल भेजता है जिसमें था फौजी वाला बैग, ठीक उसी तरह जैसे एंजेला की किडनैपिंग में था। जब मार्टिन उस किडनैपर को पकड़ने में नाकामयाब रहा तो उसे सीनियर ऑफिसर से खूब डांट पड़ती है, क्योंकि जो पैसा गया वो सरकारी पैसा था। किडनैपर पैसा ले गया पर एंजेला वापस नहीं आई। तभी किडनैपर का जॉन के पास फोन आता है, जो कि नाराज था। उसने पुलिस की मदद क्यों ली। वह एंजेला से बात कराता है, जो कि रो रही थी कि दादू मुझे माफ करना, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे अलग रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। अपहरणकर्ता अब और पैसे की डिमांड करता है। वो बताता है कि शहर से बाहर निकलते ही तुम्हें एक कच्चा रास्ता दिखेगा, फिर वहां से जंगल के रास्ते सीधे आना, वहां तुम्हें एक साइन बोर्ड दिखेगा, वहीं पर रुक जाना। जमीन खरीदने के लिए जो पैसे रखे हुए थे, अब जॉन उन्हीं पैसों को लेके चला जाता है एंजेला को छुड़ाने। जब तक मार्टिन आता, जॉन जा चुका था। वहां रखे रिकॉर्डर में सारी बातचीत रिकॉर्ड हो गई थी, जो भी जॉन और किडनैपर के बीच हुई। जॉन किडनैपर की बताई जगह पर पहुंचता है। किडनैपर ने कहा था कि चेहरे पर डस्टबिन बैग पहन के आना, तो वो पहन लेता है। अपहरणकर्ता की वैन वहां से गुजर के आगे जाती है। थोड़ी देर में मार्टिन भी वहां आ जाता है और वो देखता है कि जॉन मुंह ढके गाड़ी में बैठा है। वो माहौल समझ ही रहा था कि तभी उसकी गाड़ी के सामने अचानक कोई आ जाता है और उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। वर्तमान में मार्टिन प्लान बनाता है कि इस बार हम पहले से ही ट्रेन में चढ़कर उसे पकड़ लेंगे। मार्टिन चेकिंग कर ही रहा था, तभी वह देखता है कि किडनैपर बैग लिए फौजी की ड्रेस पहने ट्रेन में चढ़ा है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो किडनैपर वैसे ही बैग की अदला बदली करके निकल लेता है। इस बार बैग में ट्रैकर था, तो मार्टिन उसका पीछा करके उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। चलता है कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि रोनी के दादाजी मनोहर हैं। पूछताछ करने पर मनोहर कहता है कि मुझे उसका कॉल आया था तो मैं उसके बताए पते पर पहुंचा, तो वहां उसने रोनी की आवाज सुनाई पड़ी, तो उसने आवाज का पीछा किया तो पाया कि रिकॉर्डर बज रहा था। तभी उस गोडाउन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और मनोहर वहीं फंस जाता है। कई घंटों बाद जब दरवाजा खुला तो मुझे मेरी गाड़ी में एक कागज मिला जिसमें लिखा था कि वर्दी पहनो और 30 मिनट में जीपीएस में फिक्स जगह पर पहुंचो, वरना बच्चा मारा जाएगा। तो जैसा लिखा था मैंने वैसा ही किया। बस सरिता उसे सिगरेट पीने की अनुमति देती है, इसलिए ताकि उसके सिगरेट बट को उस सिगरेट बट से मिलाए जो पीसीओ के पास मिला था। वो बताता है कि उसने मेरा मोबाइल नदी में फेंक दिया और पैसों वाला बैग मुझे एक दीवार के पार फेंकना था, लेकिन आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अगर फेंकता तो शायद रनी को वो छोड़ देता। सरिता और मार्टिन मनोहर के गांव वाले घर की तलाशी लेने जाते हैं तो उसके कमरे में वह दीवार दिखती है जिसके सामने खड़ा करके बच्चों की फोटो ली जाती थी। जॉन खुद लगा हुआ था उन सभी लोगों के बारे में जानने में जिनके नाम उसने लिस्ट में लिखे थे। छानबीन करने पर पता चला कि मनोहर पहले एक सरकारी ऑफिस में काम करता था, लेकिन अचानक से नौकरी छोड़ दी।
तो पैसे आने का कोई जरिया नहीं बचा। उनकी बीवी ने मरने से पहले अपने गांव वाली प्रॉपर्टी बेटी के नाम कर दी। अब उनके दामाद वही प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे क्योंकि वो उसकी देखभाल नहीं कर पा रहा था। घर बिकता तो मनोहर के पास कुछ नहीं रह जाता। उसे अपने दामाद के ऊपर निर्भर रहना पड़ता और दोनों की आपस में बनती भी नहीं है। तो ये सब देखकर यही लगता है कि अपने पोते की किडनैपिंग करके पैसे मांगना यह उनका रिटायरमेंट प्लान था। वो दीवार जहां रोनी की फोटो खींची गई वो मनोहर के गांव वाले घर में थी और डीएनए रिपोर्ट में सिगरेट बट भी मैच हो गए थे। तो सारे सबूत यही कह रहे थे कि मनोहर ने ही सब कुछ किया है। मार्टिन के दिमाग में यह बात खटक रही थी कि सरिता ने जब उससे बात की तो वो आसानी से पहचान जाता है कि वह नीता नहीं है, फिर भी उसने उससे बात क्यों करी। जॉन को कुमार नाम के आदमी के बारे में पता चलता है जिसने घपलेबाजी करने के लिए लैंड मेजरमेंट ऑफिस से निकाल दिया गया था। वो उसके घर जाता है तो उसे वहां वही काली वैन दिखाई पड़ती है जो कि किडनैपर इस्तेमाल करता था। कुमार कहता है कि जो समय तुम बता रहे हो उस समय मैं ड्रंक ड्राइविंग केस में जेल में बंद था और वो वैन मेरी ही है, उसे मैं किराए पर लोगों को देता रहता था। मार्टिन सरिता से कहता है कि अगर चाहो तो उस जैसी दीवार बनाकर आराम से फोटो खींची जा सकती है। अगर हम मान भी ले कि ये वही घर है, लेकिन मनोहर तो कहीं और ही बंद पड़ा था। ना असली किडनैपर तो बच्चे के साथ गांव वाले घर जाकर भी फोटो खींचा ही सकता है। ना मनोहर जब वहां बंद था तो फिरौती की कॉल कैसे कर सकता था। वो किडनैपर ने पीसीओ से फोन किया, उसने फिंगरप्रिंट मिटा दिए लेकिन सिगरेट बट वहीं छोड़ दिया। ऐसे में उसने दो चीजों की, एक बेवकूफ़ी और दूसरी चालाकी। ये थोड़ा अजीब नहीं लगा तुम्हें? अगर उसने दस्ताने पहने होते तो उसकी उंगलियों के निशान के अलावा तुम्हें बहुत सारे उंगलियों के निशान मिलते, तब तो तुम ढूंढती रह जाती कि किस किस के निशान हैं। तो उसने काम आसान किया ताकि ध्यान सिर्फ सिगरेट बट की तरफ जाए। अब हम देखते हैं कि जॉन एक घर जाता है जहां वहां रखे हुए एक बक्से में फौजी की ड्रेस और वैसा ही बैग रखा मिलता है। मार्टिन उस जगह पर जाता है जहां मनोहर को कैद करके रखा गया था, तो उसे वहां से रिकॉर्डिंग की सीडी मिलती है। रिकॉर्डिंग में रनी की आवाज़ थी जो कि मदद के लिए अपने दादू को पुकार रहा था। वॉइस एक्सपर्ट बताता है कि उस आवाज़ के पीछे भी एक हल्की आवाज़ आ रही है, जैसे बच्चे को कोई कह रहा है कि कैसे बोलना है, कैसे चिल्लाना है। यह हमें पता चलता है कि जॉन कहीं और नहीं मनोहर के गांव वाले घर जा पहुंचा है, जहां उसे काफ़ी कुछ जानने मिला। मार्टिन को लग रहा था कि किडनैपर कोई और है, लेकिन सरिता को लग रहा था कि मनोहर ने ही सब कुछ किया है और इस केस का एंजेला के केस से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा था। सरिता वॉइस एनालिसिस रिपोर्ट दिखाते हुए बताती है कि जो फिरौती वाली कॉल आई थी उसे मैच करने पर साबित हुआ कि कॉल मनोहर ने ही की थी। वॉइस एक्सपर्ट से मार्टिन को पता चलता है कि एंजेला की किडनैपर और रोनी की किडनैपर की आवाज़ सेम है। बात यह थी कि पहले और अभी की रिकॉर्डिंग इतनी सेम लग रही थी जैसे पहले वाली को ही इस बार भी चला दिया गया हो। उन्हें एक बटन का साउंड सुनाई देता है तो समझ आता है कि इस बार किसी ने बोला नहीं, बल्कि फ़ोन के आगे रिकॉर्डर ऑन करके उस आवाज़ को चलाया ही है जिस रिकॉर्डिंग में रोनी दादू दादू कह रहा था, जिसमें बैकग्राउंड में भी हल्की सी किसी आवाज़ थी। मार्टिन से मैच कराने को कहता है, यह सोचकर कि वो आवाज़ मनोहर की ही है या कोई और है। तो पता चलता है कि वो आवाज़ मनोहर की नहीं, जॉन की है। मतलब जॉन ने रोनी को किडनैप किया और वो रोनी को बता रहा था कि कैसे क्या कहना है। मार्टिन वो लिस्ट देखता है जो जॉन ने उसे दी थी, तो उसमें मनोहर का भी नाम था। हम देखते हैं कि जॉन जब उस घर में छानबीन कर रहा था तो उसे मनोहर बाहर खड़ा दिखाई पड़ा। वो चाकू लेकर उसे मारने जा रहा था पर रुक गया। उसने देखा कि नीता और रानी है। वहाँ पे मार्टिन जॉन के फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करके उसके पास पहुँच जाता है। वो देखता है कि रोनी मस्त जॉन के साथ मज़े से खेल रहा है। जॉन कहता है कि मुझे पता था तुम मुझे ढूंढ लोगे। जॉन रोनी से कहता है कि अंकल तुम्हें घर तक छोड़ आएंगे। तो रोनी कहता है कि उसे घर नहीं जाना, उसे यहीं खेलना है। मतलब जॉन ने रोनी को किडनैप करके काफ़ी अच्छे से रखा। मार्टिन कहता है कि तुम्हें पहले ही पता चल गया था कि एंजेला को मनोहर ने ही किडनैप किया, तो तभी से तुमने ये सारी प्लानिंग करी। जॉन कहता है मैंने किडनैपर को ढूंढ निकाला, तुमने नहीं। तुमने तो हार ही मान ली थी, लेकिन मैं नहीं रुका। मुझे सुराग मिलते गए, मैं उनके पीछे पीछे चलता गया और मनोहर के गांव वाले घर तक जा पहुंचा। जिस दिन वह मुझे मिला उसी दिन मैं उसे मार देता, तो वो इंसाफ नहीं होता। उससे मुझे बस मेरा बदला मिला, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। मैंने जानबूझ के एक कहानी शुरू की क्योंकि मुझे पता था कि वो लोग सीधे तुम्हारे पास आएंगे। अपहरण भी ठीक पहले जैसा लगे, उस पर मैंने खास ध्यान दिया। जॉन ने पहले रनी से दोस्ती करी, उसे कंफर्टेबल फील कराया ताकि उसे यह एहसास ना हो कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। फिर उसे किडनैप किया और एंजेला के टाइम वाली फिरौती की रिकॉर्डिंग चला के पैसे मांगे।
और वो आवाज़ मनोहर की ही थी, इसलिए वॉइस एनालिसिस में आवाज़ मनोहर से मैच हुई। मनोहर जो सिगरेट पीता था उसका बड लेके वहीं पीसीओ में डाल दिया ताकि सारा शक उसी पर ही जाए। जॉन मार्टिन से विनती करता रहा कि वह उसकी एक बार मुलाकात करवा दे मनोहर के साथ। बस अब जॉन मनोहर से मिलकर कहता है कि तुम्हारे अलावा सिर्फ एक ही आदमी जानता है कि 8 साल पहले तुमने मेरी एंजेला को किडनैप किया था। वो आदमी मैं हूँ। मनोहर बताता है कि उस रात में एंजेला को लेकर तुम्हारे पास ही आ रहा था, लेकिन ना जाने कहाँ से उसे मेरा पेन मिल गया तो मेरे ऊपर हमला करके वह जंगल में भाग गई। मैंने उसका पीछा किया तो वो दौड़ते दौड़ते एक गाड़ी के सामने आ गई और वो गाड़ी थी मार्टिन की। एंजेला को किडनैपर ने नहीं मारा बल्कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हुई और वो एक्सीडेंट हुआ मार्टिन की गाड़ी से। इस हादसे से उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा, इसलिए वो नौकरी छोड़ पादरी बन गया था। उसके अंदर गिल्ट था कि उसकी लापरवाही की वजह से वो बच्ची मारी गई। ये बात जॉन को पता थी, पर उसे यह भी पता था कि मार्टिन से गलती हुई, उसे जानबूझकर उसने कुछ नहीं किया। मनोहर के तब भी पैसे ही दिखे तो वो पैसे लेकर भाग गया। जॉन कहता है कि तुम्हें पक्का नहीं था कि वह मर गई है या नहीं, इसलिए तुमने सारे सबूत गायब कर दिए। तुमने कुमार की वैन लेके समझदारी का काम किया क्योंकि वो किराए पर उठती रहती है, तो तुम तक डायरेक्टली नहीं पहुंचा जा सकता था। लेकिन आखिरी एक दिन किस्मत ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। जो बक्सा तुम्हें गड़ा मिला था वो मिल गया। मनोहर कहता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं बस अपनी बेटी नीता को बचाना चाहता था। उसे हार्ट प्रॉब्लम थी तो मुझे तुरंत सर्जरी करवानी थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ये सब किया। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं समझ नहीं पाया कि मुझे क्या करना चाहिए। जॉन कहता है कि पुलिस ने तो रोनी को मरा मान लिया है, पर तुम तो चाहते हो ना कि रोनी वापस आ जाए। मनोहर कहता है कि मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है, अब तुम ही बताओ कि मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं। बाहर आकर जॉन मार्टिन को बताता है कि उसने कबूल कर लिया है कि दोनों किडनैपिंग उसी ने की थी। मतलब मनोहर अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो गया था। रोनी के माँ बाप को उनका बेटा वापस मिल गया। एंजेला को आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। अब जॉन अपनी पत्नी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर देता है। सब ने साथ छोड़ दिया, सब मना कर रहे थे, आगे बढ़ने को कह रहे थे, पर वो नहीं माना और 8 साल बाद उसने असली गुनहगार को जेल भिजवा ही दिया। एंजेला को खोने का गम भी था, लेकिन उसे इंसाफ दिलाने की खुशी भी। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिल्म के बारे में आपको बता दूं, ये फिल्म 2013 में आई साउथ कोरियन मूवी मोन्टाज की रीमेक है। हम इसे एक अच्छी रीमेक मान सकते हैं। इस फिल्म का नाम 3 क्यों रखा गया? हम यही कह सकते हैं कि इस फिल्म में 3 अच्छे कलाकार हैं और तीनों का रोल मेन है, इसलिए मूवी का नाम 3 रख दिया होगा। कलाकारों की बात करें तो फिल्म में एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार है जो कि अपनी उम्दा कलाकारी के लिए जाने जाते हैं। तो सबका काम अच्छा ही रहा। अब कुछ ज्यादा कहने को तो है नहीं, तो वीडियो अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन के बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो सेशन लाइक करें या डिसलाइक करें, बट प्लीज कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि बॉलीवुड से जुड़ा कंटेंट और इस तरह के बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन आपको समय रहते मिलते रहें। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।